सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आपका हिंदी की कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आज की कक्षा के लिए उत्साहित होंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा पाठ है पाठ 9 विश्वेश्वरैया। तो विश्वेश्वरैया किसका नाम है? किसी का तो नाम होगा। चलिए आइए परिचय से इसके बारे में हम जानते हैं। इस पाठ में बताया गया है कि जब मनुष्य ईमानदारी, निष्ठा और लगन से कार्य करता है तो वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। आइए पढ़ते हैं इस पाठ में कि यह कैसे करता है। तो आकाश में अंधेरा छाया हुआ था, बादल आपस में टकराते और बिजली चमक उठती, फिर मूसलाधार वर्षा होने लगी। 6 वर्षीय विश्वेश्वरैया अपने घर के बरामदे में खड़ा इस दृश्य को देख रहा था। अब देखो बच्चों क्या होता है, अंधेरा आकाश में जब काले काले बादल छाते हैं तब अंधेरा छा जाता है ना, और जब अंधेरा छा जाता है तब क्या होता है, बारिश होती है, बिजली चमकती है। और इस दृश्य को देख रहा था 6 वर्षीय बालक जिसका नाम विश्वेश्वरैया था। ठीक है बच्चों, बाहर खड़े पेड़ बारिश में धुल जाने के कारण साफ और सुंदर दिखाई दे रहे थे। पत्तों से पानी की बूंदें टप टप गिर रही थी। नाजुक पौधे थोड़े झुक गए थे। जहां विश्वेश्वरैया खड़ा था वहीं निकट की नाली के जल ने जलप्रपात का रूप धारण कर लिया था। मतलब क्या था, जब बारिश हुई तो बारिश के कारण जो पेड़ पौधे थे जो बारिश में भीग रहे थे वह साफ हो गए थे, धुल गए थे। उनके पत्तों से धीरे धीरे पानी नीचे छटके जा रहा था। फिर क्या था, विश्वेश्वरैया भी वहीं पर पास में खड़ा था। जो नाली का जो पानी था वह भी क्या था, ऊपर उफल रहा था, मतलब नाली से बाहर गिर रहा था। ठीक है बच्चों, उसमें जलप्रपात का रूप धारण कर लिया था। फिर बच्चों, विश्वेश्वरैया ने हवा और सूर्य की असीम शक्ति को देखा। वह बुदबुदाया, प्रकृति शक्ति है, मुझे प्रकृति के बारे में सब कुछ जानना चाहिए। उसने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। अब विश्वेश्वरैया जो 6 वर्षीय बालक है, उसने सूर्य की असीम जो शक्ति है उसको देखा और पहचाना, और उसने मन ही मन बुदबुदा करके कहा कि मुझे प्रकृति के बारे में सब कुछ जानना है, प्रकृति एक शक्ति है। ठीक है बच्चों, और उसने इस चुनौती को स्वीकार भी किया कि वह प्रकृति के बारे में सब कुछ जान के रहेगा। चलिए, इस बालक का पूरा नाम था मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। क्या था बच्चों इस बच्चे का नाम? मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। उसका जन्म मैसूर, जो कि अब कहाँ है बच्चों, कर्नाटक में है, राज्य के मुद्देनहाली नामक स्थान पर 15 सितंबर 1961 को हुआ था। उनके पिता वैद्य थे। वैद्य मतलब बच्चों डॉक्टर थे। ठीक है बच्चों, उनका जन्म कहाँ हुआ था? मुद्देनहली नामक इस स्थान पर हुआ था। कब हुआ था? 15 सितंबर 1861 को हुआ था। ठीक है, विश्वेश्वरैया अभी केवल 14 वर्ष के ही थे कि उनके पिता चल बसे। उनके पिता कब चल बसे बच्चों? जब विश्वेश्वरैया केवल 14 वर्ष के थे। उन्होंने अपनी माँ से पूछा, अम्मा क्या मैं बेंगलोर, जो कि जिसका नाम अब वर्तमान में क्या है, बेंगलुरु है, बेंगलोर जा सकता हूँ? मैं वहां मामा रमैया के यहाँ रह सकता हूँ? उन्होंने अपनी माँ से क्या पूछा कि माँ क्या मैं बेंगलोर जा सकता हूँ और अपने मामा रमैया के पास वहां रह सकता हूँ क्या? ऐसा उन्होंने पूछा अपनी माँ से। मैं वहां कॉलेज में प्रवेश लूंगा। और क्यों पूछा उन्होंने ऐसा? क्योंकि वो वहां कॉलेज में दाखिला यानी कि प्रवेश लेना चाहते थे। माँ बोली, बेटा तुम्हारा मामा अमीर नहीं है, तुम उन पर बोझ क्यों बनना चाहते हो? ऐसा माँ ने तर्क दिया। क्या तर्क दिया बच्चों? कि तुम्हारे जो मामा हैं वो बहुत अमीर नहीं है, तुम उन पर क्या बोझ बनना चाहते हो, उन पर क्यों बोझ बनना चाहते हो? ठीक है बच्चों, अम्मा मैं अपनी जरूरतों के लिए स्वयं कमाऊंगा, मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दूंगा, अपनी फीस देने और पुस्तकें खरीदने के लिए मैं काफी धन कमा लूंगा। मेरे ख्याल से मेरे पास कुछ पैसे बच भी जाएंगे जिन्हें मैं मामा को दे दूंगा, विश्वेश्वरैया ने कहा। अब देखिए बच्चों, इनकी सोच कितनी उजागर है, इनकी सोच कितनी रोशनी भरी है, इनकी सोच कितनी दृढ़ निष्ठा के साथ वो अपनी माँ से कहते हैं कि माँ मैं अपनी जरूरतों के लिए क्या करूंगा, ट्यूशन पढ़ाऊंगा, और उस ट्यूशन से जो पैसे बच जाएंगे, मेरी कॉपी किताबों से, मेरे जो व्यक्तिगत जो खर्चे हैं उनसे जो मेरे पैसे बचेंगे उन्हें भी मैं क्या करूंगा, मामा को दे दूंगा। तो इस बच्चे की सोच देखिए। फिर देखिए आगे,
आओ मेरे पुत्र, भगवान तुम्हारे साथ है, माँ ने कहा। माँ ने क्या बोला बच्चों, उनको सांत्वना देते हुए कि आओ, अब भगवान तुम्हारे साथ है मेरे पुत्र। अब 1875 में विश्वेश्वरैया ने सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया। डिग्री परीक्षा में सन 1880 में विशेष योग्यता के साथ सफल होने के बाद उन्होंने पुणे के साइंस कॉलेज में प्रवेश लिया। अब 1875 में क्या किया, विश्वेश्वरैया ने सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश ले लिया, यानी कि उन्होंने एडमिशन, दाखिला ले लिया। फिर डिग्री परीक्षा में जो 1880 में उन्हें क्या मिला, विशेष योग्यता के साथ सफल होने के बाद उन्हें पुणे साइंस कॉलेज में प्रवेश भी मिल गया। ठीक है बच्चों। मैसूर, जो कि अब कहाँ है बच्चों, कर्नाटक में है। राज्य सरकार से छात्रवृत्ति पाने के कारण ऐसा कर पाए, और वह ऐसा क्यों कर पाए, मैसूर जो कि कर्नाटक में है, अब वहां से उन्हें क्या मिलती थी, छात्रवृत्ति मिलती थी, इसीलिए वह ऐसा कर पाए। ठीक है बच्चों। अब 1883 में सिविल इंजीनियर की परीक्षा में प्रथम आए। तुरंत ही उन्हें मुंबई के लोक निर्माण विभाग में सहायक इंजीनियर की नौकरी मिल गई। अब 1883 में क्या हुआ बच्चों, वो सिविल इंजीनियर की जो परीक्षा थी उसमें क्या आए बच्चों, वो उत्तीर्ण, यानी कि वो प्रथम आए। और उसके बाद तुरंत ही उन्हें मुंबई के जो लोक निर्माण विभाग है ना, जो लोक निर्माण विभाग है, वहां पर उन्हें इंजीनियर की नौकरी मिल गई। देखा बच्चों किस तरीके से उन्होंने मेहनत की नौकरी के लिए भी, और उन्हें अंत में उन्हें बहुत ही अच्छी नौकरी मिली, जो कि उनके मेहनत और कड़े परिश्रम का नतीजा थी। अब सन 1884 में विश्वेश्वरैया ने अपना सरकारी जीवन शुरू किया। 1894 से 95 में उन्हें सिंध, जो कि अब कहाँ है बच्चों, पाकिस्तान के सक्खर क्षेत्र में पीने के पानी की वितरण परियोजना का काम सौंपा गया। अब 1884 में जो विश्वेश्वरैया थे, उन्होंने अपना सरकारी जीवन जो है वो शुरू कर दिया। 1894 से 95 के बीच में बच्चों उन्हें सिंध जो कि अब कहाँ है बच्चों, पाकिस्तान में है, वहां पर सक्खर जो क्षेत्र था, वहां पर पानी का वितरण, जो पानी की वितरण परियोजना थी, उसमें उनको काम सौंपा गया। उन्होंने इस परियोजना की रूपरेखा बनाई, डिजाइन तैयार किया तथा कीमत का अनुमान लगाया। उन्होंने क्या किया, इस परियोजना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जैसे कि उन्होंने डिजाइन तैयार किया तथा कीमत का भी अनुमान लगाया कि कितने कीमत तक इसका पूरा भार आएगा। 24 वर्ष तक मुंबई सरकार की सेवा करने के बाद विश्वेश्वरैया ने यह नौकरी छोड़ दी। अब उन्होंने बच्चों ये नौकरी कितने वर्षों तक की, उन्होंने 24 वर्षों तक यह नौकरी की, फिर अंत में इस नौकरी को छोड़ दिया। कुछ समय तक हैदराबाद में रहकर उन्होंने वहां बार बार आने वाली बाढ़ से लोगों को बचाने के लिए योजना बनाई। अब कुछ समय उसके बाद वो कहाँ रहे थे, हैदराबाद में रहे थे। अब क्योंकि वहां बार बार समय समय पर बाढ़ आती थी, तो उस बाढ़ से बचाने के लिए उन्होंने वहां पर भी प्रयास किए। उन्होंने जगह जगह बांध बनवाकर बाढ़ से होने वाली तबाही को रोक दिया। सारे राज्य की काया पलट हो गई। अब जैसे लोगों को बाढ़ से बचाने के लिए उन्होंने कई योजनाएं बनाई, बाढ़ को बहुत काबू में लाने के लिए उन्होंने जगह जगह क्या किया बच्चों, बांध बनाया, और इस प्रकार से उस क्षेत्र को बाढ़ मुक्त करा दिया, और उस क्षेत्र की, उस राज्य की काया पलट हो गई। अब नवंबर 1909 में उन्होंने अपने जन्म स्थान मैसूर में चीफ इंजीनियर बनना पसंद किया। अब उसके बाद जो 1909 में उन्होंने क्या बनना पसंद किया, चीफ इंजीनियर। कहां पर, अपने जन्म स्थान मैसूर में। ठीक है बच्चों। उन्होंने जल वितरण, सड़क संचार व सिंचाई की अनेक योजनाएं बनाई और पूरी की। फिर बच्चों उन्होंने क्या किया, उन्होंने बच्चों सड़क, सिंचाई परियोजना, जल वितरण आदि की सारी योजनाएं बनाई और उनको समय पर पूरा भी किया। अनेक असाधारण कार्यों में मैसूर शहर में कन्नमबाड़ी सड़क, कन्नमबाड़ी या कृष्णराज नगर बांध बनाना एक प्रमुख काम था। और इन सारे असाधारण कामों के बाद, जो कि उन्होंने बहुत ही तीव्रता के साथ किए, उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो मैसूर शहर में कन्नमबाड़ी या कृष्णराज सागर बांध बनाना एक प्रमुख काम समझा और उन्होंने उसको बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया।
इसकी योजना 1909 में बनाई गई थी, जो 1932 में पूरी हुई। योजना कब बनी? 1909 में। पूरी कब हुई बच्चों? 1932 में। ठीक है बच्चों, यह बांध 124 फुट ऊंचा था। कितने फुट ऊंचा था बच्चों? 124 फुट ऊंचा था, जिसमें 48,000, जिसमें बच्चों क्या थे? 48,000 मिलियन टन फुट पानी को एकत्रित किया जा सकता था। ठीक है बच्चों, कितना पानी एकत्रित किया जा सकता था उसमें? 48 मिलियन टन फुट पानी। इसका उपयोग 15,000 एकड़ भूमि की सिंचाई और 60,000 किलोवाट ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए था। अब इसका उपयोग मुख्यतः और किस लिए किया गया था? 15,000 एकड़ भूमि है ना, उसकी सिंचाई के लिए, और 60,000 किलोवाट की ऊर्जा वाली बिजली उत्पादन के लिए। समझे बच्चों? तब तक कृष्णराज नगर बांध भारत में बना सबसे बड़ा जलाशय था। क्या था उस समय जो बना पहला भारत का सबसे बड़ा जलाशय? कौन था? कृष्णराज सागर बांध। कौन था बच्चों? कृष्णराज सागर बांध। ठीक है बच्चों, विश्वेश्वरैया सौंदर्य प्रेमी इंजीनियर थे। सौंदर्य प्रेमी मतलब उनको जो प्राकृतिक दृश्य था उनसे भी उनको काफी लगाव था। ठीक है बच्चों, अतः उन्होंने इस बांध के पास सुंदर बाग लगवाया। इसे वृंदावन गार्डन के नाम से जाना जाता है। मैसूर आने वाला प्रत्येक यात्री वृंदावन गार्डन देखना चाहता है। उन्होंने इस बांध के पास क्या बनवाया बच्चों? वृंदावन गार्डन बनवाया। और जो भी अब मैसूर आता है वो क्या करता है? वृंदावन गार्डन को देखना चाहता है। इस सुंदर बाग की शोभा क्योंकि देखते ही बनती है। ठीक है बच्चों, यहाँ फव्वारों का जलप्रपात, पक्षी, आकर्षक फूलों की छटा देखते ही बनती है। इसे विश्वेश्वरैया का एक स्वप्न पूरा हो गया। मतलब जो ये गार्डन है, जो ये वृंदावन गार्डन है ना बच्चों, यहाँ फव्वारों का, जलप्रपात का, पक्षी, आकर्षक फूल, वहां तरह तरह के प्राकृतिक दृश्य दिखते हैं, जिसमें कि पक्षी हो गए और अन्य प्राकृतिक जानवर भी दिखते हैं, जो छोटे छोटे जैसे पक्षी, मछलियां इत्यादि। अब इससे क्या हो गया? विश्वेश्वरैया का एक स्वप्न जो था वो पूरा हो गया, जो कि उन्होंने कभी बचपन में ही देखा था। चीफ इंजीनियर बनने के 3 साल बाद 1912 ईस्वी में मैसूर के महाराज ने विश्वेश्वरैया को वहां का दीवान यानी प्रधानमंत्री बना दिया। ठीक है बच्चों, चीफ इंजीनियर बनने के कितने साल बाद? 3 साल बाद 1912 ईस्वी में जो मैसूर के जो महाराजा थे ना, उन्होंने विश्वेश्वरैया को वहां का प्रधानमंत्री बना दिया। इस पद पर रहते हुए उन्होंने जिन संस्थानों की स्थापना कराई उनमें मैसूर बैंक 1913, इंजीनियर कॉलेज बंगलोर और मैसूर विश्वविद्यालय मैसूर 1916, भद्रावती इस्पात योजना 1918 आदि प्रमुख है। ठीक है बच्चों, देख रहे हैं ना आप, उन्होंने कितना योगदान दिया है इस भारत में। चलिए ये देखिए, ये है वृंदावन गार्डन। आप देख पा रहे हैं कितना सुंदर गार्डन है। इसके चारों ओर फव्वारे ही फव्वारे और हरियाली ही हरियाली है। चलिए, जब उन्होंने नौकरी छोड़ी तब उनकी आयु कितनी वर्ष थी बच्चों? 58 वर्ष से अधिक थी। इसके बाद भी वे देश की स्वतंत्रता के प्रयासों में लग गए। उस समय वे करीब 92 वर्ष के थे जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह सुझाव दिया था कि गंगा पर पुल बनाने के लिए वे विभिन्न राज्य सरकारों के प्रस्तावों की जांच करें। कितने वर्ष के थे इस समय बच्चों? वो 92 वर्ष के थे करीबन। ठीक है बच्चों, फिर भी उन्होंने यह जिम्मेदारी निभाई। नेहरू जी का कहना था वे ईमानदार हैं, चरित्रवान हैं, इंजीनियर हैं, जो बिना पक्षपात किए निर्णय ले सकते हैं। अब उन्हें यह काम क्यों सौंपा नेहरू जी ने? क्योंकि नेहरू जी जानते थे कहीं ना कहीं कि वह बहुत ही ईमानदार हैं और बहुत मेहनत से काम करते हैं और पक्षपात बिल्कुल नहीं करते हैं। समझे बच्चे? फिर विश्वेश्वरैया ने पुल बनाने के लिए मोकामेह, जो कि अब कहाँ है? बिहार में है, और फरक्का पश्चिमी बंगाल में नामक स्थानों का चुनाव किया। पुल बनाने के लिए किन किन जगहों को चुना विश्वेश्वरैया ने? फिर मोकामेह जो बिहार में है, फरक्का जो पश्चिम बंगाल में है।
अब इन जगहों का चुनाव किया। फिर सन 1955 में उन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। कब उन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया बच्चों? 1955 में। ठीक है बच्चों, उस अवसर पर उन्होंने पंडित नेहरू को लिखा, अगर आप यह सोचते हैं इस उपाधि से विभूषित करने से मैं आपकी सरकार की प्रशंसा करूंगा तो आपको निराशा ही होगी। मैं सत्य की तह तक पहुंचने वाला व्यक्ति हूं। मतलब इस सम्मान के बाद उन्होंने नेहरू जी को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आप ये समझते हैं कि यह पुरस्कार मिलने के बाद मैं आपकी सरकार की बड़ाई करूंगा, तारीफ करूंगा, तो यह आप गलत समझते हैं, क्योंकि मैं तो सच की तह तक जाऊंगा छानबीन करते हुए। चलिए, उपयुक्त कथन विश्वेश्वरैया के बारे में बहुत कुछ कह देते हैं। ठीक है, 102 वर्ष की आयु में भी वे काम करते रहे बच्चों। कितने वर्ष की आयु तक उन्होंने काम किया? 102 वर्ष की आयु तक भी वह क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे। उनका कहना था जंग लग जाने से बेहतर है काम करते रहना। 14 अप्रैल 1962 को उनका स्वर्गवास हो गया। अपने कार्यों द्वारा वे सदा अमर रहेंगे। तो बच्चों, इससे हमने यहाँ पर हम देख पा रहे हैं उनका निधन कब हुआ बच्चों? 14 अप्रैल 1962 को उनका निधन हुआ। उन्होंने अपने जीवन की अंतिम सांस ली। तो बच्चों, आज की कहानी में विश्वेश्वरैया जी की हमने पूरी जीवनी को एक तरीके से पढ़ा, उनके महान कार्यों के बारे में समझा और उनके महान कार्यों से, उनके जीवन से हमने क्या सीखा बच्चों? सत्य सीखा, ईमानदारी सीखा और अपने काम के प्रति बहुत ही सजग रहें, यह सीखा। तो बच्चों, इस कक्षा में मैं उम्मीद करती हूं कि आप विश्वेश्वरैया जी के गुणों से परिपूर्ण होकर इस पाठ की खूबियों को अपना पाएंगे। तो तब तक के लिए बच्चों, हम इस कक्षा को यहीं विराम करते हैं। हम मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।